नमस्ते। बिहार में मौसम साफ हो रहा है, ठंड कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, कोहरा छट गया है, मगर सियासत में धुंधलका कायम है। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। 12 फरवरी को बिहार में लिटमस टेस्ट होना है, फ्लोर टेस्ट। उसमें यह तय होगा कौन मुख्यमंत्री है, किसका बहुमत है और इसके बीच कौन खेल कर रहा है। चचा भतीजे से, भतीजा चचा से, दो भतीजे तीसरे चचा से कौन सी राजनीतिक खेल खेलते जा रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है ऑपरेशन लोटस की, ताकि किस पार्टी के विधायक तोड़कर किसकी सरकार बनाई जा सके। बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ अस्पष्ट चल रहा है। बीजेपी के दो बड़े इंजन क्यों टकरा गए आपस में, और बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी, नीतीश कुमार की असली चुनौती अब कौन बन गया है। कौन चाहता है कि 2024 या 25 के बाद बिहार में कुछ और खेला हो जाए, और 12 फरवरी के पहले कौन चाहता है बिहार में खेल बदल जाए। आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे और उसके साथ यह भी देखेंगे कि भारत रत्न कैसे मिला, किस तरह मिला, किस वजह से मिला, और भारत रत्न की अब कितनी अहमियत बची है। स्वागत है आप सबका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमेशा की तरह इस बार भी शुरुआती वीडियो में आपको फिर से शुक्रिया कहने का मन है, क्योंकि मेरी किताब प्रोफेसर की डायरी विश्व रैंकिंग में अमेजन पर किताबों की श्रृंखला में फिर से तीसरे पायदान पर आ गई है। अगर थोड़ा और जोर लगा देंगे किताब मंगाने में तो ये पहले पायदान पर फिर से आ जाएगी, जब पिछले दिनों 3 दिन लगातार विश्व रैंकिंग में ये पहले पायदान पर थी। अभी भी भारतीय किताबों की रैंकिंग में यह बेस्ट सेलर यानी पहले पायदान पर है। हॉट न्यू रिलीज और तमाम तरह की किताबों में यह अभी भी पहले पायदान पर है। तो अमेजन के विश्व रैंकिंग में वो तीसरे पायदान पर फिर से पहुंच गई है, आप सबके प्रेम और प्यार की वजह। लगातार उसको देश भर से प्रेम और प्यार मिल रहा है। किताब पर बात तब करेंगे जब किताब आ जाएगी आपके हाथों में। कल से किताब आपको डिस्पैच होना शुरू हो जाएगी और शायद 8 फरवरी तक आपके दिए पते पर पहुंच जाएगी। विश्व पुस्तक मेले में मिलेंगे। तब तक इस बात को याद रखिएगा, कलम और किताब को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है। मैंने उस कलम और किताब से खुद के बनने और हम जैसे लोगों के बनने की कहानी कही है, और उसी कलम और किताब के ऊपर क्या खतरे हैं, कैसे उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, इसकी कहानी कही है अपनी किताब में। और मेरा कहना यह है, मेरा निवेदन यह कि देश के हर नागरिक को वह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो फिर से मंगाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक मिल जाएगा आपको। अब आते हैं पहले एक छोटा सा मुद्दा भारत रत्न का, इस पर बात कर लें, फिर बिहार की सियासत पर आएंगे। भारत रत्न, देश के रत्न बहुत से हैं। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की मिट्टी। यह जो मिट्टी है वो कई तरह के रत्न पैदा करती है। भारत आज़ाद हुआ तो दुनिया भर में सम्मान और पुरस्कार अलग अलग वजहों से अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। इस देश ने भी तय किया कि हम अपने देश के रत्न चुनेंगे। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत आलीशान लोग, बहुत गजब के लोग, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ बहुत शानदार किया, जिससे इंसाफ और इंसानियत को मजबूती मिली, मोहब्बत और प्यार की दुनिया बनी, इंसान का जीवन आसान हुआ और न्याय, समता, बंधुता, संविधान वाला भारत बना। किसी भी रूप में कोई भी इसमें कुछ जोड़े, कुछ ऐड किए तो उसे इस देश ने भारत का रत्न माना। लंबे समय तक बाबा साहब अंबेडकर को तो 1990 में आकर भारत रत्न मिला। मानव कांशीराम को तो अभी तक नहीं मिला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अभी तक नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक भारत रत्न नहीं मिला। सचिन तेंदुलकर को मिल गया, लेकिन मेजर ध्यानचंद को नहीं मिला, जिन्होंने हॉकी के लिए कई गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में जिताए और देश के बड़े खिलाड़ी रहे। उन्हें नहीं मिला।
यानी इसकी भी एक अपनी सियासत है। पिछले 9-10 साल में बीजेपी सरकार ने जितने लोगों को भारत रत्न दिया है, एक बार उनके बारे में पड़ताल आपको करनी चाहिए, क्योंकि इस बार का भारत रत्न 2 लोगों को दिया गया। उसमें एक हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर और दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर को हटा दें या अपवाद मान लें तो एक यही भारत रत्न है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया को, भारतीयता को, मोहब्बत और प्यार को, न्याय, समता, बंधुता को, भारत के संविधान को, भारतीयता को समृद्ध किया। कोई नहीं ऐसा सिवाय जननायक कर्पूरी ठाकुर के, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ने जिस भारत का ख्वाब देखा उसमें मोहब्बत, प्यार, इंसाफ और इंसानियत और संविधान है। बाकी लोगों की क्या भूमिका है, जरा एक बार फहरिस्त देख लीजिएगा, भारत रत्न किन लोगों को दिया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि इस पुरस्कार और सम्मान का कद खत्म हो गया। मैं 2 लोगों की तुलना करना चाहता हूं। एक तरफ विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें भी भारत रत्न मिला। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, समाजवादी, सामाजिक न्यायवादी तमाम पार्टियों की सरकार का समर्थन था। इसके चलते उन्होंने कई सारे अच्छे काम किए, मंडल लागू किया। उसी समय 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना और उसके बाद बाबा साहब को भारत रत्न देना। और आज वही भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को, वही भारत रत्न ऐसे हिंदूवादी धार्मिक नेताओं को, वह भारत रत्न जो बाबा साहब को मिल चुका है, जिन्होंने धर्म, जाति, मजहब, लिंग, क्षेत्र इन सब से ऊपर उठाकर सबको बराबरी का भारत देने की कोशिश की। न्याय और समता के पैरोकार बाबा साहब अंबेडकर को जो सम्मान मिला, वही सम्मान लाल कृष्ण आडवाणी को। और उस लाल कृष्ण आडवाणी को जिसने पिछले 3-4 दशक के देश की राजनीति को एक मंदिर और रथ यात्रा के ऐसे कुचक्र में फंसा दिया कि आज तक वह देश उससे नहीं उबर पाया है। देश का आज राजनीति का मुद्दा क्या है? मंदिर। क्या मंदिर इसके पहले नहीं थे? या एक मंदिर, एक देवता, एक विधान, एक रथ यात्रा इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि आज देश यहां पहुंच गया कि आप बाकी सब भूल गए। इस देश की भारतीयता का विस्तार कितना था, कितने प्रकार के देवी देवता तो आस्तिक लोग मानते हैं, लेकिन यह देश नास्तिकों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है, जैन पारसियों का भी है, अलग अलग धर्म के लोगों का भी है। लेकिन वहां एक मुद्दा ऐसा बना दिया पूरे देश की राजनीति का केंद्रीय मुद्दा कि नफरत बढ़ी, लहूलुहान हुआ यह देश। अंबेडकर ने लहू पोंछे, इंसानियत के दिलों को जोड़ा, बराबर किया, सबको खाइयों को पाटा। और आज किसको भारत रत्न मिल रहा है, इस पर विचार करिए। मैं कोई टिप्पणी और नहीं करना चाहता। मैं तो जब भी इस तरह के किसी मुद्दे पर राय रखता हूं तो मैं आपके विवेक का इम्तिहान लेना चाहता हूं। क्या योगदान है ऐसे लोगों का? एक धर्म, एक जाति। और 2005 में जैसे उन्होंने बोल दिया कि जिन्ना सेकुलर थे, उसके बाद वही आरएसएस जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, उसी आरएसएस ने उनको किनारे कर दिया, मार्गदर्शक मंडल में चले गए, राम मंदिर उद्घाटन तक में नहीं बुलाए गए, लेकिन भारत रत्न दिया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना बिहार की राजनीति के लिए जरूरी था, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी बन नहीं पा रहा था। तो अब इधर भारत रत्न दे दिया ताकि अपने लोग नाराज ना हो। नहीं भाई, कर्पूरी ठाकुर को देने से तुम लोग नाराज मत हो, अपना काम तो हम करते रहेंगे। SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में हम अध्यादेश ले आए, नाराज मत हो। रोस्टर पर अध्यादेश ले आए, नाराज मत हो, क्योंकि बहुजनों का बहुत बड़ा आंदोलन देश में हो गया था। तुमको हम EWS दे रहे हैं ना। ये राजनीति बीजेपी की। और इस बात को कम से कम आपको सोचना होगा। आप वोटर हैं, आप सबसे केंद्र में। तो कर्पूरी ठाकुर को इसलिए देना था क्योंकि बिहार की राजनीति में बदलाव आ जाए। अब अगले 5 मिनट आपको बिहार की राजनीति के बारे में बताऊंगा। बिहार की राजनीति ऐसे बदलती जा रही है, ऐसे समीकरण बदल रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि धुंधलका छट गया, कोहरा खत्म हो गया। अभी हाल ही में कल की वीडियो जो आपने देखी होगी, उसमें मैंने जीतन राम मांझी की भूमिका पर बात की थी। आज मैं बीजेपी और नीतीश कुमार की भूमिका पर बात करूंगा। और ये बहुत जरूरी है इस पूरे खेल को समझना। इस खेल को ऐसे समझा जाए कि नीतीश कुमार ने ये जो रास्ता चुना है, यह बीजेपी को क्या बहुत दिल से स्वीकार हो रहा है? बीजेपी वह बीजेपी जिसके 2 इंजन, जो दोनों डिप्टी सीएम बने, दोनों आपस में फिर से टकरा रहे।
उलझ रहे हैं, टकरा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम हैं, खबर अगर नहीं पड़ी होगी तो पढ़िएगा, किस बात को लेकर दोनों टकरा गए। बीजेपी जो 2020 में अपना एक हनुमान भेजकर जेडीयू को खत्म करना चाह रही थी, नीतीश कुमार से पल्ला छुड़ाना चाहती थी, वह बीजेपी अब नहीं चाहती कि फ्लोर टेस्ट में खुद नीतीश कुमार मजबूती से अपना जनमत साबित कर दें। और बीजेपी ने निर्णय ले लिया है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको राजनैतिक संन्यास आश्रम में भेजने पर मजबूर कर दिया जाए। कृषि मंत्रालय दिया जा रहा था, केंद्र में वो गए नहीं, क्योंकि उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी प्यारी थी, इसलिए मुख्यमंत्री रहे, अपनी शर्तों पर रहे। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सारे बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रख लिए, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो सामान्य प्रशासन हो, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, अपने पसंदीदा अपनी पार्टी के विजय चौधरी को दे दिया। मांझी जी परेशान हैं कि हमको एक मंत्रालय दिया हमारे बेटे को, हम मुख्यमंत्री पद छोड़कर आए। इससे खेल का एक सोबुगाहट शुरू हुई। उधर चिराग पासवान जो दूसरे भतीजा हैं, उन चिराग पासवान ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ तय नहीं है, लोगों को बहुत संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पशुपतिनाथ पारस का इस्तेमाल करके चिराग पासवान के चिराग को भी बुझाना चाहती है। कभी बिहार के राजनीति की सामाजिक न्याय की किताब अगर लिखी जाएगी तो उसमें कई चैप्टर होंगे। शुरुआती चैप्टर उसमें लोहिया के, जेपी के, कर्पूरी के, जगदेव बाबू के, बहुत सारे लोगों के होंगे। लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो उसमें एक मजबूत चैप्टर होगा लालू प्रसाद यादव का। चाहे कुछ भी हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, लेकिन नहीं गए तो नहीं गए, बोला नहीं था भले कि मिट्टी में मिल जाएंगे कि नहीं गए तो नहीं गए। ये तेवर, ये बात लालू प्रसाद यादव की आज भी उस चैप्टर में पढ़ी जाएगी। दूसरा चैप्टर ठीक उसी के बाद होगा, और वो होगा नीतीश कुमार का। क्या नहीं बोला, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जहर खा लेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, सब बोलते रहे और सब यू टर्न लेते रहे। इतना यू टर्न लिया है, इतना यू टर्न लिया है कि पूरा वृत्त बन गया, चक्र। 2 यू टर्न मिला दीजिए तो एक वृत्त बन जाएगा। नीतीश कुमार कई यू टर्न को एक साथ मिला दिए तो चक्कर घिन्नी बन गए। विचार में समाजवादी, अच्छे नेता, काम किया है, बिहार के लिए काम किया। मैं आज भी मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ चले गए तो उनका अपमान करने लगूं, नहीं। जितने हिस्से की क्रेडिट रामविलास पासवान को, नीतीश कुमार को देनी है वो देंगे हम, लेकिन जहां आलोचना होगी वहां हम आलोचना करेंगे। और वो आलोचना है कि वो चक्रघिन्नी बन गए। वो चैप्टर जरूर बिहार की राजनीति में पढ़ाया जाएगा, और नीतीश कुमार आज उस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर है। नीतीश कुमार को बीजेपी पूरी तरह से खत्म करना चाह रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में उसी भाजपा ने उसके बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी का वाक्य याद है। हमारे भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अटल जी अच्छे नेता थे और वो तो बड़ा अच्छा काम करते थे, लेकिन भाई सीधा सा एक बात समझ लो, मेरे पैर में 2 कांटे चुभते थे, मुलायम और कांशीराम। मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला, फिर दूसरे को भी फेंक दिया। गठबंधन 93, 95 में गठबंधन टूटा, कांशीराम जी इधर गए बीजेपी के साथ, मुलायम सिंह कमजोर पड़े, वो गठबंधन टूट गया, तो एक कांटे से पहले दूसरे को निकाला, फिर पहले वाले को भी फेंक दिया। बिहार में कई कांटे एक साथ चुभ रहे थे, उसमें एक सबसे मजबूत है, वो अभी भी चुभ रहा है, उस पर ईडी भेज दो, उसको जेल में डाल दो, चुभ रहा है तो चुभ रहा है। लेकिन एक दूसरा कांटा नीतीश कुमार भी हैं बीजेपी की राह में, और इस बात को हमारे यूपी बिहार के लोग जितना जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। नहीं समझेंगे तो फिर तो मजे ले रहे हैं आप, राम राज्य के यूपी वाले ज्यादा ले रहे हैं, बिहार वाले भी अब लेंगे। और वो खेल क्या है, नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश किसने की? कौन अपने भतीजे को हनुमान बनाकर भेजा था, और उसको यह जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा कांटा निकाल देना 2020 में ही। वो टूट गया, आधा रह गया, आधी पार्टी बच गई, आधी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अब उस कांटे को फिर से इस्तेमाल किया जाएगा नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार। तो दिल में लेगा नहीं भाई, तो नीतीश कुमार भतीजे से नाराज, भतीरा चचा से नाराज, बीजेपी दोनों को जोड़ रही है और उसी के बीच में खेल कर रही है। और वो खेल ये है कि किसी तरह नीतीश कुमार अब निपट जाए। मुख्यमंत्री अगर बीजेपी सरकार में है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री बना देने पर दोनों टकरा जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी कैसे टकरा गए, और लव कुश समीकरण से लेकर के तमाम अति पिछड़े समुदायों को हमने मंडल से हटाकर मंदिर पर लाकर अति पिछड़े समुदाय का वोट वैसे ही बीजेपी में शिफ्ट कर लिया। तो अब नीतीश कुमार की जरूरत उसके लिए भी नहीं रही है ना। सम्राट चौधरी हमारे पास जो बीजेपी में कह देते हैं
ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ था, सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और है किसके नेता? कोयरी के, कुशवाहा। और अपने लोगों को सम्मान भी नहीं दिला पाए। लेकिन बीजेपी में रहना है तो भाई ये भाषा बोलनी पड़ेगी। तो यह वाला जो रणनीति बीजेपी ने इस्तेमाल किया, मंडल आंदोलन को खत्म करके मंदिर आंदोलन के नाम पर पूरे अति पिछड़े समुदाय को बीजेपी अपने साथ ले आने में कामयाब हो गई। तो अब नीतीश कुमार की जरूरत क्या है? आधा वो टूटा फटा है, कांटा है, उसको इस बार थोड़ा निकाल लेते तो काम खत्म हो जाता। इसकी पूरी तैयारी बिहार में खेल करने की बीजेपी की खुद है। फ्लोर टेस्ट में किसी तरह नीतीश फेल हो जाए, केवल एक पेच फंस रहा है, वरना अब तक तो वहां सरकार गिर जाती और लोकसभा चुनाव के साथ बिहार का चुनाव हो जाता। और वो कौन सी चीज फंस रही है पता है आपको? चचा ने काम पर भतीजे को लगाया कि अपने बिहार वाले चचा को निपटा दो, नहीं निपट पाया। अब दूसरे चचा उसी में बोलने लगे कि मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, 2 मंत्री चाहिए था। ये तीसरा चैप्टर होगा सामाजिक न्याय की बिहार वाली किताब का, तीसरा चैप्टर होगा, जिस पर सब चैप्टर में रामविलास पासवान होंगे, सेकंड सब चैप्टर में जीतन राम मांझी होंगे, थर्ड चैप्टर में उपेंद्र कुशवाहा होंगे, बहुत सारे नेता होंगे और सब सामाजिक न्याय के नेता हैं। और आज वो इतने कमजोर कर दिए गए, रामविलास पासवान के जीते जी ही उनका अपमान, और उसके बाद जैसे ही वो गुजरे सामान फेंक के मकान वैसे किसका खाली किया जाता है, जबकि वही उन्हीं का बेटा हनुमान बन गया और वही इस्तेमाल हो रहा है कांटे की तरह। एक तरफ पशुपतिनाथ पारस कैबिनेट मंत्री बने हुए और रामविलास पासवान की सीट पर एमपी वो है, और भतीजा कह रहा है कि हमें चाचा वाली सीट चाहिए क्योंकि पिताजी के वारिस हम हैं। बीजेपी दोनों को आपस में लड़ा के दूर बैठ के तमाशा देख रही है। सामाजिक न्याय के लोगों, एक बार विचार करना कि तुम्हारी राजनीति का ये स्तर बचा है, तुम्हारी राजनीति का ये स्तर बचा है कि जीतन राम मांझी जैसा आदमी 4 विधायक लेकर के बेबसी और लाचारी में कहता हो कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़कर आए थे, हमको 2 मिनिस्टर चाहिए था। इतना आसानी से तुमको मिल जाएगा और आप इतने कमजोर हो। अरे नीतीश कुमार से सीखो ना कि बिहार में राजनीति कैसे की जा रही है। नीतीश कुमार वो काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? और यहीं से खेल की वो गुंजाइश शुरू हुई है। 114 विधायक हैं, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी के। 4 अगर चचा के इधर आ गए, दोनों भतीजे साथ आ गए, क्योंकि लालू जी ने पहले ही कह दिया था रामविलास पासवान का बेटा तो परिवार का बेटा है, तेजस्वी ने उन्हें भाई कह दिया। दोनों भतीजे एक हो गए, एक दूसरे चचा को ले आए, चचा आ गए मुख्यमंत्री बनने, सीट पहुंच जाएगी 120, 2 बचेंगे, केवल 2। यहां है बिहार का असली खेल। जेडीयू में गोपाल मंडल का बयान अगर आपने नहीं सुना तो आपको नहीं पता होगा। जाति जनगणना यूं ही हो गई थी, माना विजय चौधरी नहीं चाहते, माना अशोक चौधरी नहीं चाहते, संजय झा नहीं चाहते, और इन सारे लोगों ने नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो एक लॉबी है जो सामाजिक न्याय और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर साथ नहीं है, लेकिन बिहार है तो जेडीयू में भी वो लॉबी तो है जो जाति जनगणना की पैरोकारी करती है, जो सामाजिक न्याय की हितैषी है। और अगर उसी में कहीं खेल हुआ तो इसीलिए तो ऑपरेशन लोटस भी चल रहा है पैरेलल। 19 विधायक हैं कांग्रेस के, 13 अगर टूट कर आ गए तो ऑपरेशन लोटस कामयाब। इसलिए, और ये ऑपरेशन लोटस इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ न करवाना पड़े, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि जिले इलाही के ऊपर नीतीश कुमार की नाराजगी चली जाए और विधानसभा की नाराजगी लोकसभा चुनाव पर हावी हो जाए। इसी पेच की वजह से बिहार में न तो सरकार गिर रही है, न बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा हो रहा है, और इसी के लिए ऑपरेशन लोटस हो रहा है। और यही वजह है कि एक अकेला सब पर भारी नहीं है। राम मंदिर के नाम पर वो अकेला एक तरफा 400 सीटें नहीं ला रहा, ये झूठ मीडिया फैला रहा है। और आप जो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके देख रहे हो, अरे नहीं नहीं अब तो सब राममय है, कौन हराएगा बीजेपी को? यहां बीजेपी हार रही है, देखिए। और इसीलिए बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री न बने, लेकिन बस एक पेच फंसी है कि मोदी जी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। नीतीश कुमार के पास यही बात मौका है, और जैसे ही वो खेल होगा उसके बाद नीतीश कुमार का क्या होगा ये शायद उनके भी जोड़ घटाना गुड़ा भाग में नहीं होगा। तो इस रास्ते 2 भतीजे मिलकर एक चचा से लड़ने के लिए दूसरे चचा का साथ ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव ने पूरे संयम और आत्मविश्वास से कहा ही था, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। देखिए बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। मगर जाते आते फिर से कह रहा हूं, मेरी किताब तो पढ़िए ही, मंगाए ना हो तो फिर से
कमेंट बॉक्स में एक लिंक है जिस पर क्लिक करिए, अमेजन पर जाइए, अपना एड्रेस भरिए और 200 रुपए 250 रुपए दे करके कलम और किताब की चिंता वाली मेरी किताब जरूर पढ़िए। और बिहार के सामाजिक न्याय की किताब भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर बनेगा कि आपके नेता किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। चुनना आपको है। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना प्यार बनाए रखिए। 7 लाख होने के लिए परिवारजनों का शुक्रिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।